गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया था और उसमें मूलभूत जो अर्थशास्त्र के कंसेप्ट हैं जिसमें आप प्राइस मैकेनिज्म या बाजारवाद या बाजार यंत्रवाद इसके बारे में आपसे चर्चा मैंने की थी। इसके साथ ही मैंने आपको विभिन्न आर्थिक घटकों का आपसी कोरिलेशन वो भी पिछले वीडियो में बताया था। आज हम इस वीडियो में जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स की क्यों जरूरत है हमें अर्थशास्त्र में, या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु स्टैटिस्टिक्स कैसे है, और उसके बारे में सामान्य परिचय हम करेंगे। स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए क्या करती है, ये सारी बातें सामान्य जानकारी के तौर पर हम करेंगे। देखिए छात्रों, स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है वो 3 भाषाओं से मिलकर बना है। लैटिन भाषा, जर्मन भाषा और इटालियन भाषा। 3 भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन भाषा, इटालियन भाषा और जर्मन भाषा। 3 भाषाओं के 3 शब्द हैं, स्टेटस, स्टैटिका और स्टैथिका। इन 3 शब्दों से मिलकर ये बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजकार्य। राजकार्य का मतलब यह है कि प्राचीन काल में राजा अपनी राज व्यवस्था में या राजकार्यों में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करता था। अपनी राज संचालन व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करता था। इसलिए उन तीनों शब्दों का राजकार्य से जोड़ा गया है। धीरे धीरे आगे जाकर जैसे जैसे युग में परिवर्तन हुआ है, स्टैटिस्टिक्स की प्रासंगिकता बढ़ गई है। हमने पिछले अनुच्छेद में अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में पढ़ा था या आर्थिक समस्याओं के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो आर्थिक समस्याएं जो है वो किस प्रकार समाज में व्यवहारिक बनेंगी या उनका समाधान कैसे हो सकता है या उन आर्थिक समस्याओं के कारण क्या बन सकते हैं, ऐसी घटनाओं को यदि हम तथ्यों के माध्यम से पढ़ें तो मेरे हिसाब से ज्यादा सार्थक होता है। देखिए, कोई भी आर्थिक समस्या बनती है और उस समस्या को यदि हम जब तक उसके कारण और समाधान और उसके विश्लेषण पर नहीं जाएंगे तब तक शायद फिर अन्य पहलुओं की बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं यहां पर कि एक एक्सीडेंट में अनेकों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। ये सारहीन वाक्य है। एक दुर्घटना में अनेकों लोग मर गए या यूं कुछ सैकड़ों या हजारों लोग मर गए, इस तथ्य का कोई अर्थ नहीं है या ज्यादा सार्थक अर्थ नहीं है, क्योंकि इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते। तो यदि हम इसके सार्थक परिणाम पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक यूं कहें कि एक सार्थक समंक या आंकड़ा होना जरूरी है, उसकी हम बात करेंगे। तो छात्रों, यदि इसी घटना को मैं यूं कहता हूं कि दुर्घटना में 10 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हैं, तो मेरे हिसाब से पिछले वाक्य की तुलना में यह घटना ज्यादा सार्थक होगी। इसके हम निश्चित कारण परिणाम और विश्लेषण पर पहुंचेंगे और उसका एक सही रिजल्ट हम लेकर आएंगे। तो यहां स्टैटिस्टिक्स क्या है, यह अर्थशास्त्र में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स क्या, इसकी यदि हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी संबंध का जब तक हम तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते या उनके तथ्यों की बात नहीं कर सकते तब तक वो समस्या का सही समाधान हम नहीं ढूंढ सकते। जैसे हम गरीबी की बात करते हैं और जब तक गरीबी के कारण, उसका विश्लेषण और उसके समाधान के उपाय, इनकी जानकारी हमको नहीं होगी तब तक हमें बेरोजगारी की बात करना, निम्न आय स्तर की बात करना या समाज की जो दयनीय स्थिति है उसकी बात करना शायद निरर्थक होगा। तो ऐसी स्थिति में स्टैटिस्टिक्स हमारी ये मदद करता है, सांख्यिकी हमारी ये मदद करता है कि हमें किस प्रकार से समंकों को एकत्रित करके उन समंकों के द्वारा समस्या के उद्देश्य तक पहुंचना, समस्या के कारणों का पता लगाना और उनका एक व्यापक समाधान प्रस्तुत करना, ये सांख्यिकी विश्लेषण हमें प्रस्तुत करता है। देखिए छात्रों, यहां आपके इस स्तर पर बहुत सूक्ष्म तरीके से सांख्यिकी को परिभाषित किया है, केवल आप इतना जान सकें
कि वास्तव में डाटा क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है और आंकड़े के क्या उपयोग होते हैं, कैसे इनको हम अर्थशास्त्र में या सांख्यिकी में इनका उपयोग करके समाज के लिए एक अच्छी रूपरेखा बना सकते हैं। व्यापक तौर पर जब हम स्टैटिस्टिक्स को आगे जाकर पढ़ेंगे तो इसके गहराई में हम जाकर उनका व्यवहारिक तौर पर उन आंकड़ों का, तथ्यों को हम मॉडल्स के माध्यम से, फॉर्मूलों के माध्यम से कैलकुलेशन करके सार्थक रिजल्ट हम निकालेंगे। इसी में आगे जाकर आप जब इंटरप्रिटेशन करेंगे, निर्वचन करेंगे, तो निर्वचन में आप सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में आप मीन, मोड, मीडियन, माध्य, मूलक और माध्यिका, इनके बारे में आपने प्रारंभिक कक्षाओं में अध्ययन किया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान है, इनसे हम सेंट्रल टेंडेंसी की कैलकुलेट करते हैं, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका डेविएशन देखते हैं, विचरण देखते हैं डिस्पर्सन के माध्यम से, जिसमें आप मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाण विचलन या मानक विचलन की हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब हम विचलन, सेंट्रल टेंडेंसी से प्रत्येक चर का क्या विचलन होगा उसकी हम बात करते हैं, इसी कंसेप्ट में हम करते हैं। और आगे जाकर फिर इनका हम दो चरों के, ये तो एक चरी कंसेप्ट हो जाता है, फिर हम आपस में दो चरों के बारे में बात करते हैं। समाज में बहुत सारे चर आपस में कोरिलेटेड होते हैं, तो उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उनके एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचते हैं जिसके लिए हमें कॉरिलेशन या सहसंबंध को पढ़ना जरूरी होता है। सहसंबंध को पढ़ना होता है, उसके साथ में रिग्रेशन, प्रतीपगमन को पढ़ना जरूरी होता है और उनका फिर हम प्रोबेबिलिटी या यूं कहें कि उनका प्रोबेबल एरर जो है, संभाव्य विभ्रम है, उसके द्वारा उनके रिजल्टों को सिग्निफिकेंट टेस्ट के माध्यम से हम निकालते हैं। आगे जाकर फिर हम और भी व्यापक तौर पर हम चलेंगे तो फिर हम इंडेक्स नंबर, इकोनॉमी में जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो परिवर्तन का अध्ययन जो किया जाता है वो इंडेक्स नंबर के द्वारा हम पढ़ेंगे। टाइम सीरीज हम पढ़ते हैं, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के टेस्ट पढ़ते हैं। इनकी सिग्निफिकेंसी को जानने के लिए हम टी टेस्ट पढ़ते हैं, जेड टेस्ट पढ़ते हैं, एफ टेस्ट पढ़ते हैं, काई टेस्ट पढ़ते हैं। तो ये जैसे जैसे आप स्टैटिस्टिक्स को आगे पढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये सारी चीजों से आपको गुजरना होगा और किसी भी समस्या का यदि आपको वास्तव में रिजल्ट निकालना है तो ये सारे कैलकुलेशन अपने सीखने होंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स की जो विषय वस्तु है वो समंक है, आंकड़ा है। किसी घटना को या किसी भी वाक्य को समंक के तौर पर या तथ्य के तौर पर प्रस्तुत करना ही आंकड़ा कहलाता है या स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शहर में भूकंप आने से अनेक लोग मारे गए, ये साधारण तथ्य है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और यदि यूं कहें कि भूकंप आने से 1000 लोगों की मृत्यु और 500 लोग घायल है, तो ये सार्थक तथ्य बन जाता है। इसका हम कारण भी ढूंढेंगे, कितने लोग क्यों मरे, क्या कारण रहा, कितने लोगों को बचाया जा सकता है, आने वाले समय में इस प्रकार की घटना से कैसे बचा जा सकता है, उसके समाधान पर भी हम जाएंगे। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये स्टैटिस्टिक्स हमें उपलब्ध कराती है। देखिए छात्रों, ये तो मैंने कुछ इस तरह के उदाहरण दिए। यदि आप अपने वे में इसको देखें, अपने वातावरण में इस समस्या को देखें कि आपके सामने कोई भी समस्या आ सकती है और कोई भी समस्या जब आती है तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्या का समाधान तथ्यों के माध्यम से ही होगा। जैसे मैंने कहा कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में पानी एक प्रॉब्लम है, पानी एक समस्या है और पानी जब समस्या है तो ऐसी स्थिति में हम बात करें कि पानी समस्या क्यों है, तो उसके लिए हम तथ्य जुटाएंगे। कितने लोगों को पानी की जरूरत है, कितना पानी आ रहा है, कितना पानी चाहिए, कितने दिन में हमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, लोगों के पानी के प्रति क्या क्या उपयोग है, एक व्यक्ति के हिसाब से कितना पानी की जरूरत होती है। तो ये सारे आंकड़े आपको जुटाने पड़ेंगे और ये आंकड़े आप तभी जुटा पाएंगे जब आपको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान है। और स्टैटिस्टिक्स के ज्ञान से जब ये तथ्य आपके सामने, रिपोर्ट बनकर आपके सामने आ जाते हैं, तो आप उस समस्या पर एक प्रपोजल बनाकर उसको आप प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, क्रियान्वयन होता है और क्रियान्वयन होने के बाद हम उस समस्या के समाधान पर कार्य करने लग जाते हैं कि हमें 10 ट्यूबवेल की जरूरत होगी, एक ट्यूबवेल इस मोहल्ले की सप्लाई को पूरा कर सकता है, दूसरा ट्यूबवेल उस मोहल्ले की सप्लाई को पूरा कर सकता है, इस मोहल्ले में हम 2 दिन पानी देकर हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस मोहल्ले में 4 दिन पानी देकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे घटनाएं, ये तथ्य आपके सामने आएंगे और ये सारे तथ्य स्टैटिस्टिक्स की विषय वस्तु है। और इन सारी बातों को पढ़कर या स्टैटिस्टिक्स को आप सीखकर आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्या, क्योंकि हमारा जीवन ही स्टैटिस्टिक्स है, जब तक हमारे जीवन का परफेक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे जीवन में हम सफल नहीं हो सकते। आप विद्यार्थी हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ रहे हैं और यदि आप अपनी दिनचर्या के बारे में कैलकुलेशन नहीं है
तो आप एक सफल विद्यार्थी नहीं बन सकते। वहां भी आपको तथ्य जुटाने पड़ेंगे, एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 24 घंटे में आपको क्या क्या करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे आपको भोजन करना है, कितने से कितने देर तक स्कूल जाना है, कितने घंटे घर पर पढ़ना है, कितने घंटे गेम्स में खेल खेलना है, आपको एंटरटेनमेंट करना है, जो भी मतलब आपका टाइमिंग है वो तथ्यों के माध्यम से आपको एक व्यवस्थित क्रम में करना पड़ेगा। यदि आप इस तरह के माइंड को अपने पास रखते हैं तो आप अपने जीवन में सफल विद्यार्थी आवश्यक रूप से बन जाते हैं। तो छात्रों, यह स्टैटिस्टिक्स हमारे जीवन में इस प्रकार के कैलकुलेशन को प्रस्तुत करती है, इस प्रकार के अध्ययनों को प्रस्तुत करती है और इनके द्वारा हम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब देखिए, मूलतः हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम बात करें स्टैटिस्टिक्स क्या, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में अभी आपको बताया गया कि समंक या तथ्यों का अध्ययन होगा और समंक भी एक रूप में नहीं होने चाहिए, समंक तुलनात्मक होने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में समंक की जो बात की जाती है तुलनात्मक होता है। जैसे मैं किसी घटना को लेकर यूं कहूं कि 1976 में भारत में बाजरे का उत्पादन 10,000 टन था, जो आज 2020 में बढ़कर 1,000 टन हो गया। ये स्टैटिस्टिक्स फैक्ट है, आंकड़ा है, क्योंकि यहां कंपेयर हो रहा है, हम एक रिजल्ट पर निकल रहे हैं कि उस समय आज से 40 साल पहले बाजरे का उत्पादन इतना था, उसकी डिमांड इतनी थी, इतने लोग उसको मांग रहे थे, आज डिमांड बढ़कर इतनी हो गई और प्रोडक्शन इतना हो गया। तो यहां से हम निश्चित रिजल्ट पर पहुंचते हैं। इसलिए इस प्रकार के तथ्यों का जब हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं तो वास्तव में उस प्रकार की घटना जो है वो सांख्यिकी को स्पष्ट करती है। इसके साथ आप अलग अलग बुक्स को जब पढ़ेंगे, आप राजस्थान बोर्ड की जो किताबें पहले चलती थी उनको पढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का उसमें मीनिंग दो तरीके से आपको मिल जाएगा, सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स और प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। एक वचनीय सांख्यिकी और बहुवचनीय सांख्यिकी। एक वचनीय सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स का जो अध्ययन होता है वो 5 सोपानों से निकलता है। सबसे पहले हम किसी भी समस्या पर डाटा कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। उसके बाद तुरंत हम, क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमारी जरूरत के अनुसार उनका हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण करने के बाद फिर हम उनका क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं, उनको एक प्रॉपर एक फाइल बना लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फिर उनका हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं और निर्वचन कर लेते हैं। तो ये सारी घटनाओं को हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो वो सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स के तहत आता है। ये एक ही घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, समंकों का एकत्रित होना, समंकों का वर्गीकरण करना, समंकों का प्रस्तुतिकरण करना, समंकों का विश्लेषण करना और समंकों का इंटरप्रिटेशन, निर्वचन करना, ये सारी घटनाएं आप चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके इससे आगे आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो मैं समंक पर ही आपसे बात करूंगा। आंकड़ों का संग्रह क्या है, कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं, प्रश्नावली कैसे बनाई जाती है, अच्छी प्रश्नावली में क्या गुण दोष होने चाहिए, साक्षात्कार इंटरव्यू जो किए जाते हैं वो किस किस मेथड से किए जाते हैं, वो सारी बातें मैं अगले चैप्टर में आपसे करूंगा। तो छात्रों, यहाँ स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो दो प्रकार से निकल कर आ जाता है, सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स और प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स में तो आप पद सोपान के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। प्लूरल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप समंकों का तुलनात्मक होना जरूरी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक समंक आपस में तुलनात्मक नहीं होंगे तब तक आप स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन नहीं कर सकते। तो दो प्रकार से इसके मीनिंग का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ आंकड़े भी पढ़ते हैं और आंकड़े यहाँ ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स के जो आंकड़े होते हैं वो क्वांटिटी मेथड्स होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। मात्रात्मक आंकड़े का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि 1976 के अंदर बाजरे का उत्पादन 100 टन था, जो बढ़कर आज 20 में 1,000 टन हो गया। ये मात्रात्मक तथ्य। जब किसी भी तथ्य को या घटना को एक मात्रा के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, मापने की इकाई के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, उस प्रकार के आंकड़े मात्रात्मक होते हैं। और जब आंकड़ों को मात्रात्मक दृष्टि से नहीं मापा जा सकता, जब आंकड़ों को मात्रात्मक दृष्टि से नहीं मापा जा सकता तो ऐसी स्थिति में वे आंकड़े बन जाते हैं गुणात्मक। जैसे गुणात्मक आंकड़ों की हम बात करेंगे तो प्रतिशत मान गुणात्मक तथ्यों में आता है। इसके अलावा कुशलता, अकुशलता, अर्धकुशलता, ये भी गुणात्मक तथ्यों में आता है। सुंदरता, कुरूपता, क्योंकि इनको हम इकाई में नहीं माप सकते। देशभक्ति, अधिगम कौशल, ये सब क्या है, ये मात्रात्मक गुणात्मक आंकड़े हैं। जैसे मैं कहूं कि एक्स व्यक्ति सुंदर, वाई व्यक्ति उससे ज्यादा सुंदर, तो कहने का सुंदर का कोई पैमाना नहीं है, सुंदर के मापने की कोई वैल्यू यहां पर नहीं है। इसलिए हम ये कहें कि सुंदरता का मात्रात्मक मापन हो सकता है तो संभव नहीं है। तो सुंदरता को यदि हम मापना चाहते हैं तो
हम केवल कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उसके गुण के आधार पर उसको निर्धारित करते हैं, x की तुलना में y, y की तुलना में z, ये अधिक सुंदर है, ये कम सुंदर है, ये बहुत अधिक सुंदर है, ऐसे इसको बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं वो गुणात्मक होते हैं, और जो निश्चित मात्रा में जिनको प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे 10 किलोग्राम चीनी, 10 किलोग्राम गुड़, ये मात्रात्मक तथ्य है। भारत की जनसंख्या 1911 में इतनी है, 121 करोड़ है, ये भी मात्रात्मक तथ्य है। तो हम गुणात्मक और मात्रात्मक तथ्यों को भी आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो छात्रों, आपको सीखना पड़ेगा कि मात्रात्मक आंकड़े कौन से होते हैं और गुणात्मक आंकड़े कौन से होते हैं। उसके अलावा यदि अपन बात करें आगे जाकर, तो सांख्यिकी स्पष्ट है हमारे लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है, चाहे वो हमारे जीवन की आर्थिक समस्याएं हो, सामाजिक समस्याएं हो, राजनीतिक समस्याएं हो, खेल का दृष्टिकोण, खेल के दृष्टिकोणों में स्टैटिस्टिक्स बहुत अधिक काम करता है। तो ये सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टैटिस्टिक्स अध्ययन करती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, अर्थशास्त्र में स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है, ये सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने चाहिए। इसके साथ छात्रों, मैं एक घटना पर आपसे और बात करूंगा। कई बार एग्जाम में ये बातें आती है कि सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। मतलब जो स्टैटिकल मेथड है, क्या वो सामान्य बुद्धि का स्थान ले सकते हैं? इसको हम पढ़ेंगे, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लेते हैं तो हम एवरेज निकालना सीख जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो सामान्य वे में उनको नहीं बता सकते, एवरेज में बता सकते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ना जरूरी होता है। जैसे आप अपनी क्लास के सभी बच्चों के प्राप्तांक याद नहीं कर सकते, उसके कितने कितने प्राप्तांक आए, कितने मार्क्स आए, लेकिन एवरेज आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में एवरेज लगभग 70-80 नंबर सबके आए, ऐसा आप कह सकते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना जरूरी होता है। तो ये सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है मेथड। इस पर अपन बात करें तो देखिए, एक जैसे एक परिवार की अपन बात करें, एक परिवार घूमने के लिए जा रहा है, एक परिवार पिकनिक करने जा रहा है, और उस परिवार में 5-7 मेंबर हैं, 5-7 सदस्य हैं जो घूमने के लिए निकल रहे हैं। और घूमने के दौरान रास्ते में एक नदी पड़ती है। तो उनमें से जो उस परिवार का मुखिया था, वो सामान्य स्टैटिस्टिक्स को सामान्य बुद्धि के दृष्टिकोण पर जानता था। जो परिवार का मुखिया था वो सामान्य बुद्धि के दृष्टिकोण से स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान उसको था, जबकि स्टैटिस्टिकल मेथड से उसको ज्ञान नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने परिवार की ऊंचाई निकाल ली, सभी बच्चों की, सभी बुजुर्गों की ऊंचाई को ज्ञात कर लिया, उसका एवरेज निकाल लिया, और नदी में जितने परिवार के ऑब्जेक्ट थे उतने ऑब्जेक्ट की नदी की गहराई के ले लिए। उसमें एक रस्सी के पत्थर बांध के उसमें पत्थर को डालकर गहराई के ऑब्जेक्ट ले लिए और उसकी औसत गहराई निकाली। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान सकते हैं कि जैसे नदी की औसत गहराई आ गई 4 फीट और परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई आ गई 5 फीट, तो उस व्यक्ति ने ये मान लिया कि नदी की गहराई परिवार की औसत ऊंचाई से कम है। नदी की जो गहराई है वो परिवार के लोगों की औसत ऊंचाई से कम है। तो इसलिए जो परिवार के सदस्य हैं वो आसानी से नदी को पार कर सकते हैं, ऐसा उसने मान लिया और वो नदी में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था कि नदी में हो सकता है कोई गहराई ऐसी भी हो सकती है, कहीं तो 1 फुट है, कहीं 6 फुट भी हो सकती है, 7 फुट भी हो सकती है, कि विशेष प्रकार का गड्ढा हो उसके अंदर, तो समस्या हो सकती है ना। उसने एक एक ऑब्जेक्ट का विचलन नहीं देखा स्टैटिस्टिकल मेथड से, कि जो सबसे सेंट्रल टेंडेंसी का जो ऑब्जेक्ट है लिया है हमने 4 फुट, उससे दूसरे ऑब्जेक्ट की गहराई क्या है उसको नहीं जाना उसने। इसलिए जैसे नदी में उसका परिवार प्रवेश करता है तो वो डूब जाता है, सभी लोग डूब जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारा परिवार क्यों डूबा, तो सारा परिवार इसलिए डूबा क्योंकि सामान्य जो बुद्धि है वो स्टैटिस्टिकल मेथड का स्थानापन्न नहीं हो सकती। इसलिए इस संदर्भ में कहावत कही जाती है, लेखा जोखा ज्यों का त्यों। समझिए छात्रों, लेखा जोखा ज्यों का त्यों, सारा कुणबा डूबा क्यों। मतलब सारा कैलकुलेशन एज इट इज है, बार बार कैलकुलेशन हम कर रहे हैं और वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, फिर भी परिवार डूब रहा है। सारा कुणबा डूबा क्यों, कुणबा मतलब परिवार क्यों डूबा। तो उसका कारण ये निकल कर आता है कि उस व्यक्ति को सामान्य एवरेज निकालना या सेंट्रल टेंडेंसी निकालना तो आता था, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी से प्रत्येक ऑब्जेक्ट का विचलन कितना है, अंतर कितना है, दूरी कितनी है, उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए उसका कुणबा डूब गया।
तो छात्रों यहाँ ये जो मैंने आपको छोटी सी घटना बताई है ये आपकी बुक में दी हुई है, आप इसको पढ़ें, समझ नहीं आता है तो आप फिर से हमें पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, समंक वाला, आंकड़े, आंकड़ों का संग्रह, और उसमें आपको व्यापक तौर पर सारी घटनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे आपसे, अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।